नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफटी इंडिया न्यूज 24। मैं हूं सार्थक एंड आज हमारे साथ जुड़े हैं श्याम गिरी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सार्थक। जी सर, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे। राहुल गांधी का देहरादून में छात्रों के लिए कितना लाभदायक है और सरकार को अब कितनी चुनौती बनेगा राहुल गांधी? देखिए सार्थक, देहरादून में जो राहुल गांधी का छात्रों के साथ संवाद हुआ है, कोटा से अलग हुआ है। राजस्थान के कोटा में जो हुआ था, पहला हुआ था, उससे बहुत भारी मात्रा में रहा। इसमें डिफरेंस यह रहा राहुल गांधी के इस संवाद में कि इसमें कोचिंग सेंटर के एक अभिनव सर है जो ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाते, वो भी आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह रहा कि देहरादून के 5 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था इस प्रोग्राम को देखने के लिए। सबसे बड़ा मतलब यह कि सपोर्ट 5 लाख बच्चों के परिवार का सपोर्ट मिला। इसका 2 नजरिए से हम लोग को देखना पड़ेगा। पहला यह कि छात्रों को इसका क्या लाभ होगा इस राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन का, और दूसरा कि चुनाव के मद्देनजर इसका क्या बेनिफिट होगा। यह 2 अहम चीजें हैं कि राजनीतिक फायदा क्या होगा राहुल गांधी को, राजनीति में नुकसान कितना भाजपा को होगा इससे, और तीसरा यह उठता है कि छात्रों को इसका क्या बेनिफिट होगा। इतिहास का अगर आप सर्च कीजिए सार्थक, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। गूगल सर्च कीजिए, एआई से कीजिए, जीपीटी चार्ट जो भी कर लीजिए, जैसे भी आप जानकारी लेना चाहेंगे। तो आज तक इतिहास में जब से देश आजाद हुआ है, किसी भी राजनेता ने छात्रों के बीच अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिया है उसको लेकर के। अब यह शिक्षा एक ऐसी चीज है कि शिक्षा पूरे विश्व से जुड़ी हुई है और हर घर से जुड़ी है, चाहे वह गरीब हो और चाहे वह अमीर हो। हर किसी के बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी कि हर परिवार का दर्द है यह। इसमें एक खास तस्वीर हुआ रही कि नीट पेपर लीक जो हुआ था, उसमें एक बच्ची ने अपनी वो कर दी थी, आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता भी इसमें आए थे, उन्होंने अपना दर्द बयां किया क्योंकि उसका पेपर लीक हो गया और फाइनल उसका था, मतलब तीसरी बार उसने एग्जाम दिया था, उसके बाद मौका नीट में नहीं मिलता है 3 बार से ज्यादा। वह दर्द अपना बयां किए कि सरकार द्वारा पेपर लीक यह जो हुआ, इसका क्या उनके जीवन में क्या उसका असर पड़ा। यह बहुत भावुक पल था वह बयान। अब इससे आम छात्रों के अंदर एक ताकत और ऊर्जा आती है इन सब चीजों से। अब छात्र क्या राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन से सहमत हैं? छात्र हमेशा यह सोचते हैं कि कोई मंत्री हो या सरकार हो, उनके दर्द को समझे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। उसके लिए उस नेता को उस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। राहुल गांधी ने अपनी वह काबिलियत दर्शाई है प्रेजेंटेशन के जरिए। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि कोटा के प्रेजेंटेशन में और देहरादून के प्रेजेंटेशन में बहुत डिफरेंस रहा। राहुल गांधी ने ग्राफिक के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि एक पहाड़ को सतह पर रख करके कि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा ऊपर है और बाकी सब जल के अंदर है। उसका मतलब है कि यह सिस्टम जो है पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। ऊपर से लेकर के नीचे तक हर कोई इस भ्रष्टाचार में शामिल है और यह एक संयोजित तरीके से सरकार के संरक्षण में यह सारे पेपर लीक का खेल चल रहा है। इसमें उन्होंने कैटेगरी रखी कुछ, या तो जो पेपर बनाता है, पेपर बना कौन रहा है, क्वेश्चन बना कौन रहा है नीट के लिए या फिर आपके सीबीएसई के लिए, किसी भी के लिए जो पेपर बन रहे हैं, पेपर कौन बना रहा है? कोई प्रोफेसर होगा, कोई अफसर होगा पेपर जो बना रहा है। प्रिंट कौन कर रहा है और उसको रखा कहां पर जा रहा है, किसके कस्टडी में? मुख्य रूप से वहीं से लीक होता है सब। यह जरिया इन्होंने बताया। यह जो खाका बनाया, आज तक हिंदुस्तान में तो किसी राजनेता ने ऐसा प्रेजेंटेशन नहीं दिया था।
यह छात्रों को बहुत मतलब वो पसंद आया यह चीज, और छात्र भी मानते हैं कि राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही मतलब एक्सीलेंट कहते हैं, क्या कहें, मतलब इससे सुंदर और कुछ नहीं हो सकता। तो इस सिस्टम को रोकने के लिए इसे पूरी तरह से निजाम को बदलना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अब यह जो मोदी की सरकार है, नीट पेपर लीक हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में जनरल सॉलिसिटर सरकार की तरफ से प्रेजेंट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने बोला कि अब पेपर लीक नहीं होगा, प्रधानमंत्री के निगरानी में होगा। तब तक टीआईटी के पेपर लीक हो गए, री एग्जाम जो हुआ वो भी लीक हो गया, यानी कि रुक नहीं रहा है यह सिलसिला। यानी कि सरकारी मंत्री और अफसर्स और जो कोचिंग सेंटर, जिस कंपनी को यह ठेका दिया जा रहा है एग्जाम कराने का, यह सब के सब इसमें मिले हुए हैं। यह साबित करने की कोशिश की, और जो यह राहुल गांधी को आम लोगों का जो समर्थन यह मिल रहा है ना, बच्चों का, उनके परिवार का पूरा समर्थन मिल रहा है, इसका बेनिफिट चुनाव में राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड का तो माहौल उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन से बदल दिया है, और यह मोदी सरकार के लिए बहुत संकट बन सकता है। इसके लिए बेचैनियां थी, तभी तो हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की थी प्रोग्राम होने के पहले, कि जो परेड ग्राउंड था देहरादून का, उसको इन्हें नहीं दिया गया, और आज उससे भी ज्यादा परेड ग्राउंड में उतने लोग नहीं आते जितना इस सभा में आए थे। जी सर। जी सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे। 20 जुलाई से लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, ठीक है? इंडिया गठबंधन एक है या फिर बीजेपी परिसीमन बिल पास करवा लेगी? क्या लगता है आपको? देखिए सार्थक, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। उस बैठक में 362 सांसदों को एकजुट करने की मतलब उसमें कोशिश हुई कि करें, लेकिन देर शाम तक यह खबर आई कि 362 का आंकड़ा यह सरकार नहीं जुटा पा रही है, कितना भी कोशिश करने के बाद। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के अंदर अभी कुछ न कुछ यूनिटी बची हुई है, लेकिन यह अभी नहीं कह सकते कुछ। यह चीजें 20 तारीख को सुबह 10 बजे तक पता चलेगी, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन, जब पार्लियामेंट में जाने के पहले संसद के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के केबिन में एक बैठक होती है। उसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल के नेता उसमें होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के उसमें होते हैं, उन्हीं की निगरानी में बैठक होती है। उस बैठक में कौन कौन जाता है, कौन कौन जा रहा है, और उस बैठक में लोगों के राय क्या होते हैं, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि सरकार का ड्राफ्ट अभी आया नहीं है, यह सिर्फ अंदर की बातें चल रही है कि बाहर ऐसा होने वाला है। सरकार ने अभी तक अपने तरफ से ऐलान नहीं किया है। सरकार अभी तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से या भाजपा की तरफ से ऐलान हो गया होता, अगर 362 सांसदों का मैनेजमेंट हो गया होता, तो इसका मतलब है कि अभी 362 हुआ नहीं है, अभी सिर्फ कयासबाजी चल रहा है और माहौल बनाने की एक कोशिश चल रही है साथ तक। और अगर यह कोशिश उनकी कामयाब हो गई तो वह क्या नाम है कि इस बिल को जरूर लेकर के आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो मोदी सरकार बिल लेकर के आई थी और जिस तरह से वह बिल गिरा पार्लियामेंट के अंदर, उनकी बेइज्जती कह ले, इंसल्ट कह ले, जो हुआ उसे वह भूल नहीं पाए हैं। इस बार अगर हुआ तो वह चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले 362 पूरा इकट्ठा हो जाए, उसके बाद बिल लेके आए। लेकिन 3 बिल लाने वाली थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन और एक मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने वाला। आज यह आया है कि उस बिल को वापस ले लिया है जेपीसी से भारतीय जनता पार्टी ने, वह बिल नहीं आ रहा है। वह बिल नहीं आने का मतलब है कि एनडीए का 18 सांसदों का वोट बढ़ सकता है, चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू उसी बिल के वजह से वह समर्थन देते हुए नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का मूड कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है, और चंद्रबाबू नायडू अब डिलिमिटेशन को लेकर के आशंकित है कि डिलिमिटेशन बिल तो पास हो जाएगा, उसमें शर्तें कुछ भी रहे,
लेकिन आखिरी फैसला जो होगा परिसीमन आयोग का होगा। परिसीमन आयोग, इसके बाद एक आयोग बनेगा परिसीमन आयोग, जो फैसला करेगा कि किस तरह सीट के बंटवारे करने हैं, कहां बढ़ाने हैं, कहां घटाने हैं। उसने जो कर दिया वह क्या ना कि मान्य होगा, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हो सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के, या किसी भी अदालत में आप नहीं कर सकते हो, उसके खिलाफ आप आवाज भी नहीं उठा सकते हो। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुमत होगा परिसीमन आयोग में। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ा है, इससे उसकी साख खत्म हो गई। उनके लोगों में, उनके सहयोगी दलों में भी भरोसा नहीं है कि यह सही काम करेगी, यानी कि वह गलत करेगी। और नरेंद्र मोदी इस वक्त बहुत बुरी तरह से फंसे हुए, एक सर्वे आया है उस सर्वे को लेकर के फंसे हुए हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन का के अंदर कौन जा सकता है इनके साथ में? डीएमके, जिससे चर्चा हो रही थी, स्टालिन की पार्टी, जो तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी है, इस वक्त वह सत्ता में नहीं है डीएमके, लेकिन डीएमके के साथ वह इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है, उससे बातचीत हो रहा था। लेकिन उसके सामने समस्या यह है सार्थक डीएमके के, कि उसने एक बयान दिया था कि हम शर्तों पर सरकार को समर्थन करेंगे, शर्तों पर सरकार को समर्थन करेंगे। इस डिलिमिटेशन पे अगर कर दी तो तमिलनाडु के अंदर उसका जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि तब यह होगा कि सरकार नहीं आई उसकी, तो इसलिए उसने समर्थन किया, तो आने वाले वक्त में उनकी उम्मीदें तमिलनाडु से खत्म हो जाएगी। इस असमंजस में डीएमके फंसी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से डील नहीं हो पा रही है। जो वो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश में 5 महीने बाद चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा, तो चुनाव का आचार संहिता लग जाएगा, नवंबर महीने से चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे में अगर अखिलेश यादव डिलिमिटेशन के पक्ष में चले गए तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। अब इस असमंजस में यह बिल नहीं आ पा रहा है, और अगर अब अभी बिल नहीं आया तो फिर इस पर क्या नाम है कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब 2029 में यह काम नहीं आएगा। तो और नरेंद्र मोदी को जल्दबाजी है, 2029 में डिलिमिटेशन के साथ चुनाव कराना है, वन नेशन वन इलेक्शन कराने की कोशिश में है, और वन नेशन वन इलेक्शन हर किसी के लिए घातक साबित होगा, हर पार्टियां जानती है इस बात को। इसके लिए सपोर्ट थोड़ा सा इम्पॉसिबल तो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है कि 362 हो जाएगा। यहीं पे पेच फंसता है कि एनडीए गठबंधन के भी कुछ लोग इनसे सहमत नहीं है, और इंडिया गठबंधन के कुछ लोग भी सहमत नहीं है, लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन के लोग इनसे सहमत हैं। अब कांग्रेस को हटा करके इंडिया गठबंधन के पास 115 बचे हुए हैं, तो उसमें अखिलेश यादव अगर नहीं जा रहे तो 37 है, और ममता बनर्जी के पास सिर्फ 8 सांसद बचे हुए हैं, तो 37 यानी कि 45 सांसद और 100 कांग्रेस के 145, तो यह नहीं जाने वाले। इसका मतलब यह है कि डिलिमिटेशन बिल पास नहीं हो पाएगा। अगर डीएमके चली भी गई तो भी संकट आने वाला है, यानी कि डिलिमिटेशन बिल मोदी सरकार के बस का नहीं है कि इस लोकसभा सत्र में पास करते। अब ऐसे में क्या मोदी सरकार 15 अगस्त को क्या भाषण देती है अपना? 19 दिन का पार्लियामेंट है, तो क्या पार्लियामेंट में कहीं मोदी सरकार ऐसा कर लेगी कि विपक्ष के सभी सांसदों को निलंबित कर दे पार्लियामेंट से, और उसके बाद में वह क्या नाम कि बिल को पास कर ले? वह कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह संवैधानिक नहीं होगा। वह 2/3 बहुमत की जरूरत जहां संविधान बदलने की है, वहां विपक्ष के साथ इस तरह का खिलवाड़ करके आप संख्या कम करके 2/3 नहीं इकट्ठा कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद भी नहीं कर सकता इंसान कि वह क्या नहीं कर लेगी, क्योंकि वह एक संवैधानिक सरकार नहीं है, संविधान और लोकतांत्रिक तौर पर वह चलती नहीं है, वह छल कपट के से करती है, और छल कपट से ही सत्ता में भी बैठी हुई है। तो इसलिए एक चुनौती तो इस देश के लिए भी है, और ये चीज सही है कि 20 तारीख को जो पार्लियामेंट सेशन होगा, एक चीज और भी है कि जंतर मंतर से वहां आह्वान किया गया है पार्लियामेंट घेरने के लिए। वह भी एक चुनौती होगा कि पार्लियामेंट चलता भी है या नहीं चलता है 20 तारीख को। ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट स्थगित भी किया जा सकता है। जी सर। जी मेरा तीसरा क्वेश्चन है, पीएम दफ्तर में लगातार बैठक चल रहा है,
बीजेपी में सब कुछ ठीक है या कुछ बात है? विदेशों से भी कुछ ठीक नहीं है रिपोर्ट। हाँ, जैसा मैंने कि अभी आपको सार्थक मैंने बताया कि राजनाथ सिंह के घर में बैठक हो रही थी। एक रिपोर्ट आ रही है, अभी तक आधिकारिक रूप पर वह सामने नहीं आई है, लेकिन उस पर चर्चा चल रहा है। चर्चा यह चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में साफ यह लिखा गया है कि 2029 में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। यह चीज है, और अगर यह है तो बहुत शॉकिंग है। इसको सी वोटर के सर्वे से जोड़ करके देखा जा रहा है कि सी वोटर के सर्वे में 86.8% एनडीए गठबंधन के जो वोटर्स हैं वह नाराज हैं। वह चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, इस सरकार पर भरोसा नहीं रहा। एनडीए गठबंधन के वोटर हैं, इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इसको जो समर्थन दे रहे हैं उनके लोग भी उनसे नाराज हैं। यह बहुत बड़ी बात है। अगर सिर्फ मोदी से नाराजगी रहती तो बात अलग था। मोदी को समर्थन देने वाले से भी नाराज है। यही वजह है कि मोदी सरकार बहुत परेशान है। अब मोदी सरकार एक तरकीब निकाल रही है कि भाजपा की तो सरकार आएगी नहीं, मोदी की छवि धूमिल हो रही है लगातार। देश में महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, शिक्षा को लेकर के हालात सही नहीं है, छात्र भी नाराज है। 100% मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार तो नहीं आने वाली है। अब यह सोच रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को ऐसा एकजुट किया जाए कि एनडीए की सरकार किसी तरह से आ जाए, 280-85 भी आ जाए, 272 बहुमत का जादुई आंकड़ा है। जैसे 2014 में 285 सीटें आई थी, तो 285 उतनी भी आ जाए कि ताकि सरकार चल सके। यह इसलिए भी जरूरी इनके लिए है कि अगर सरकार नहीं आई बीजेपी की या एनडीए की, तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ बहुत सारे लोग जेलों के अंदर होंगे। जिस तरह से राहुल गांधी चुनौती दे रहे हैं कि आज कल 10 दिन बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद सत्ता तो परिवर्तन होगा ही होगा। जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो हर किसी का हिसाब पूरा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ढूंढ करके निकाला जाएगा। यह बात मोदी सरकार के जेहन में है और राहुल गांधी वह चुनौती है। इसलिए मोदी और शाह जैसे लोगों को भी डर लग रहा है और उन लोगों को भी डर लग रहा है जो इस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या चुनाव आयोग के अंदर हो। यही वजह रहा कि राहुल गांधी के अंदर पीएमओ के अधिकारियों का भी खबर मिल रहा है, चुनाव आयोग के अंदर से अधिकारियों का भी आ रहा है, न्यायपालिका से भी रिपोर्ट आ रही है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है और मजबूरी में हमें यह सब कुछ करना पड़ रहा है जो आदेश मिल रहा है, यानी कि वह पीछा छोड़ा रहे। और यह सब कुछ तब होता है जब ब्यूरोक्रेसी वालों को पता पहले चलता है, क्योंकि वही रिपोर्ट देते हैं कि सरकार आ रही है या सरकार जा रही है। ऐसे में मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने कब्जे में रखी है, न्यायपालिका को अपने कब्जे में रखी है, ब्यूरोक्रेसी को। तो चुनाव आयोग के जरिए जीतने की कोशिश कर सकती है, लेकिन चुनाव आयोग तब जिताएगा जब जनता वोट देगी। कुछ तो वोट पड़ना चाहिए, 100% वोट तो चोरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर जनता 85%, 86% नाराज है तो 80%, 6% जनता नाराज है तो आप 80% वोट कहां से लेकर के आओगे? 10% आप गड़बड़ कर सकते हो, 15% कर सकते हो, पूरा 100% तो नहीं कर पाओगे। और राहुल गांधी के साथ में युवा पीढ़ी जिस तरह से जुड़ रहा है, यह इस सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और संकट बन गया है। पीएम दफ्तर के अंदर जो लगातार बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन इन समस्याओं से समाधान निकालने के लिए ही बैठक हो रही है कि सरकार को कैसे बचाया जाए। अब कैबिनेट विस्तार में किन मंत्रियों का इस्तीफा लिया जाए और किसे मंत्री बनाया जाए, इसमें नितिन गडकरी को लेकर के पेच फंस रहा है बार बार। नितिन गडकरी के इस्तीफा चाहते हैं या आरएसएस की तरफ से पेच फंसता है कि नितिन गडकरी का इस्तीफा नहीं होगा। नितिन गडकरी अगर सरकार से इस्तीफा हो गया तो बहुत सारे भेद खोल देंगे इस सरकार के, यह भी बात है। तो मोदी सरकार बहुत बड़े संकट में है, फेरबदल करने के लिए भी इसे लोगों की सहमति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में यह तो है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक संदेश देने के लिए इसे कैबिनेट विस्तार करना ही है, कुछ मंत्रियों को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा और भी नुकसानदायक होगा। लेकिन जनता यह समझ रही है कि मोदी सरकार इस तरह का खेल करती है, इनके हर तरकीब से वाकिफ हो चुकी है। इसलिए क्या नाम है कि अलग अलग यह लोग रास्ते उसके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब रास्ता निकाल लेते हैं या नहीं निकलता है, वह तो आने वाला वक्त बताएगा।
और डिलिमिटेशन बिल पर बहुत कुछ निर्भर है सार्थक। वह अगर हो गया तो या अपने अनुसार सीटों का बंटवारा करके कुछ रास्ते बना सकते हैं, लेकिन वो अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी सार्थक। जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, सोनम वांगचुक को इंडिया गठबंधन का सपोर्ट मिल गया, सरकार को किस तरह का नुकसान होगा? देखिए सार्थक, सोनम वांगचुक का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब सभी नेता गए थे, कांग्रेस के तरफ से भी लोग पवन खेड़ा गए हुए थे। सोनिया गांधी का आदेश था कि बोले कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई सोनम वांगचुक के लिए जाए। यहाँ पर दो सवाल है, एक अभिजीत दीपके है वहां पर काकरोच का, और एक सोनम वांगचुक। अभिजीत दीपके किस पार्टी से मिला हुआ है, इसे लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी न किसी पार्टी से मिला, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। भाजपा ने बिठाया है, भाजपा की साजिश से हो रहा है, जैसे मनमोहन सिंह की सरकार को गिराने के लिए अन्ना हजारे को बैठाया गया था, या फिर कुछ और। सोनम वांगचुक इसमें फंस गए भूख हड़ताल पर बैठ करके। अब सोनम वांगचुक को अपना अनशन तोड़ने के लिए किसी बड़े नेता की जरूरत है, और सरकार तो पूछ नहीं रही है, और राहुल गांधी और कांग्रेस के अलावा कोई बड़ा नेता है नहीं। समाजवादी पार्टी, बाकी ये सब तो उतने बड़े लोग हैं नहीं, ये तो क्षेत्रीय है। सोनम वांगचुक के पिता 1980 इंदिरा गांधी के वक्त सोनम वांगचुक के पिता अनशन पर बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी गई थी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी गई थी इनके अनशन को तोड़वाने के लिए। तो सोनिया गांधी ने कांग्रेस की तरफ से भेजा कि नहीं, कांग्रेस को जाना चाहिए सोनम वांगचुक के लिए, तो सोनम वांगचुक के लिए गए। अब सवाल यह है कि यह आंदोलन जिस लिए हो रहा था वह सारा खेल खराब हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया। कहते हैं ना, खिचड़ी हो गया, दाल चावल नमक हल्दी सब एक ही में मिला दिया, खिचड़ी हो गया। इस आंदोलन का मकसद क्लियर नहीं हो पाया है अभी तक। लेकिन सोनम वांगचुक एक धरोहर है इस देश के, और सम्मानित भी है, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सेना के लिए बहुत सारे उपकरण इन्होंने तैयार किए हैं, आविष्कार किए हैं। इसलिए कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा को भेजा गया कि भाई आप जिसके लिए बैठे हैं, कांग्रेस महीनों से उसके आंदोलन भी कर रही है, आपके साथ खड़ी है, आप अनशन तोड़िए, या सरकार झुकने वाली नहीं है। अब सोनम वांगचुक को का क्या होता है, अब कल या 20 तारीख तक इसे सोनम वांगचुक ठीक ठाक रहते हैं या इन्हें हॉस्पिटल में डालने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है, चल नहीं पा रहे हैं। अब भूखा तो इतना दिन कोई और नहीं रह सकता, तो ऐसे में सब कोई मनाने का कोशिश कर रहे हैं। और 20 को जब पार्लियामेंट सेशन जिस दिन है, उसी दिन संसद घेरने का ऐलान हुआ है। क्या सोनम वांगचुक जा पाएंगे? और व्हील चेयर पे इनको ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो इनका तबीयत खराब होगा तो क्या होगा? यह सब बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, और मैं पूरा आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के, विश्वास है मुझे कि जैसे जंतर मंतर से दिल्ली से यह लोग निकलेंगे, बैरिकेड को पार करेंगे, वैसे ही इन लोगों को गिरफ्तार करके और टेंट उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा और आंदोलन का अंत हो जाएगा, यह निश्चित है। और उसके बाद में विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में हंगामा करें, हल्ला करे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी साहब। जी सर, इसी के साथ ये डिस्कशन यही खत्म होता है। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।